प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजिलेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी सामान्य कक्षा 10 का अध्याय 6 सूखी डाली एकांकी का अध्ययन करेंगे। उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित एकांकी सूखी डाली, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इस एकांकी के लेखक उपेंद्र नाथ अस्क जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। कथाकार और नाटककार एकांकीकार के रूप में उपेंद्र नाथ अस्क अत्यधिक लोक चर्चित हैं। आपका जन्म 14 दिसंबर सन 1910 ईस्वी में जालंधर में हुआ था। आपके नाटक और एकांकी के अतिरिक्त गद्य की अन्य विधाओं, संस्मरण और आलोचना के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। श्री उपेंद्र नाथ अस्क का मुख्य रूप से सामाजिक क्षेत्र में ही योगदान रहा है। इसके लिए आपने अपने नाटकों में मध्यम वर्ग की चेतना और मनोवृत्ति को प्रमुख स्थान दिया है। इसका मुख्य कारण है रचनाकार का मध्यम वर्गीय होना। आपने अपने सच्चे जीवनाधारों पर जीवंत समाज के संघर्षों और उलझनों से ग्रस्त पात्रों के माध्यम से सामाजिक समस्याओं के विभिन्न स्वरूप को सामने लाने का सफल प्रयास किया है। आपकी रचनाओं में देवताओं की छाया में, चरवाहे, पक्का गाना, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, अंधी गली, साहब को जुकाम है, सूखी डाली, अधिकार का रक्षक, लक्ष्मी का स्वागत, पापी, जौंक, 25 श्रेष्ठ एकांकी आदि आपके सुप्रसिद्ध एकांकी संग्रह हैं। या आपकी कुछ प्रमुख रचना हैं। अब इनकी भाषा शैली देखते हैं। श्री उपेंद्र नाथ अस्क जी की भाषा हिंदी उर्दू की शब्दावली से परिपुष्ट प्रचलित भाषा है। उसमें आवश्यकता अनुसार अंग्रेजी शब्दों के भी प्रवेश हुए हैं। इस प्रकार की भाषा से तैयार हुए वाक्य गठन छोटे छोटे तो हैं, लेकिन अर्थपूर्ण हैं। पात्रानुकूल भाषा की सफल व्यवस्था आपकी रचनाओं की एक खास विशेषता है। इसका एक उदाहरण देखते हैं। आप कभी घर के अंदर आए भी, आपके लिए तो जैसे घर के अंदर आना पाप करने के बराबर है। खाना इसी कमरे में खाओ, टेलीफोन सिरहाने रखकर इसी कमरे में सो, सारा दिन मिलने वालों का तांता लगा रहे, ना हो तो कुछ लिखते रहो, लिखो ना तो पढ़ते रहो, पढ़ो ना तो बैठे सोचते रहो, आखिर हमें कुछ कहना हो तो किस समय कहें। तो ये उनकी एक रचना का उदाहरण है। अब इनकी शैली देखते हैं। आपकी शैली की विविधता सर्वत्र दिखाई देती है। इस आधार पर आपकी शैली प्रसंगानुसार अलग अलग रूपों में प्रयुक्त हुई है। नाटकीयता और रोचकता आपकी शैलीगत प्रमुख विशेषताएं हैं। भावात्मकता, सरसता, प्रभावमयता, बोधगम्यता, हृदय स्पर्शता आदि आपकी शैली की चुनी हुई विशेषताएं हैं। अब देखते हैं इनका साहित्य में स्थान। श्री उपेंद्र नाथ अस्क का साहित्यिक महत्व बहुत अधिक है। एकांकीकार के रूप में तो आप सिद्धहस्त रचनाकार के रूप में लोकप्रिय हैं। इसी प्रकार आप नाटककार के रूप में भी प्रतिष्ठित रचनाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। आपकी अपनी एकांकियों की तरह आपने नाटकों का कवच मध्यम वर्गीय परिवार की कमजोरियां ही रही हैं। इसके साथ ही मध्यम वर्गीय सीमाएं और जर्जर परंपराएं भी रही हैं, जिन्हें आपने एक एक करके सामने रखा है। निसंदेह आपका हिंदी नाटककारों और एकांकीकारों में लब्ध प्रतिष्ठित स्थान है। तो ये उनका जीवन परिचय है उपेंद्र नाथ अस्क जी का। आइए अब हम उनके द्वारा रचित एकांकी सूखी डाली का अध्ययन करते हैं। तो ये जो सूखी डाली एकांकी है, ये पारिवारिक समस्या पर आधारित है। इसमें क्या होता है कि बेला, जो कि एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की है, उसका विवाह एक पुराने विचारों वाले परिवार में हो जाता है। तो बेला उस परिवार में सामंजस्य नहीं बिठा पाती है। उसका परिवार के लोगों के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होता है। कोई भी उसकी बात को समझने का प्रयास नहीं करता। वह आधुनिक विचारों की लड़की है और वह पुराने सामानों के स्थान पर नए वस्तुओं को लाने का प्रयास करती है। वह कहती है कि घर में जो पुराना सामान है, जो पुराना फर्नीचर, उनको बदलकर नया सामान ले लिया जाए, लेकिन घर के जो अन्य सदस्य हैं वो उसी सामान्य का उपयोग करने की सलाह देते रहते। तो इन छोटी छोटी बातों को लेकर उनके परिवार में आपस में अनबन
होती रहती है। इसी समस्या को लेकर यह एकांकी लिखी गई है। और इसमें जो इस परिवार के मुखिया हैं, जो दादाजी हैं, वो उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं कि आप सभी संयुक्त परिवार की शक्ति को समझिए और सभी साथ में रहने का प्रयास कीजिए। वह उन्हें समझाते हैं कि किस प्रकार एक पेड़ से यदि कोई डाली टूट जाए तो उसको कितना भी प्रयास करें हम दूसरे स्थान पर लगा नहीं सकते, और अगर हम लगा भी दें तो वह फल नहीं सकती, वह पहले के जैसी हरी भरी नहीं रह सकती। तो वो अपने परिवार को समझाते हैं और फिर बेला धीरे धीरे करके परिवार के साथ सामंजस्य बिठाने का प्रयास वह करती है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका पात्र परिचय। तो इस परिवार में पुरुष पात्रों में हैं दादा मूलराज हैं, उनका पुत्र है करमचंद और उनका पोता है परेश, और भासी और मल्लू बच्चे हैं। आगे देखिए, अब इस परिवार में स्त्री पात्रों में कौन कौन है? बेला जो कि छोटी बहू, बेला छोटी बहू है जो कि पढ़ी लिखी एक आधुनिक लड़की है। और देखिए छोटी भाभी बेला की सास है, इंदू की माँ है। मैनली भाभी, बड़ी भाभी, मैनली बहू, बड़ी बहू, पारो, रजवा आदि इस परिवार की महिलाएं हैं। तो आइए हम पहले इस एकांकी का उद्देश्य पढ़ें। उद्देश्य क्या है इस एकांकी का? उपेंद्र नाथ अस्क ने सामान्यतः सामाजिक विषयों को अपने एकांकियों का आधार बनाया है। इस एकांकी में एकल परिवार की अपेक्षा संयुक्त परिवार को श्रेष्ठ ठहराया गया है। इन्हीं दो जीवन आदर्शों के बीच के द्वंद्व से एकांकी को विस्तार मिलता है। दादा के माध्यम से लेखक एकांकी के उद्देश्य को भी स्पष्ट करता है। दादा अपने बेटे करमचंद को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं कहा करता हूँ ना बेटा कि एक बार वृक्ष से जो डाली टूट गई उसे लाख पानी दो, उसमें वह सरसता ना आएगी। और हमारा यह परिवार बरगद के इस महान पेड़ की ही भांति है। अतः एकांकी में लेखक ने संयुक्त परिवार के महत्व को प्रतिपादन किया है। बेला एकल परिवार की हिमायती है और दादा संयुक्त परिवार के, लेकिन दादा अपने आदर्शों को उस पर थोपते नहीं हैं, बल्कि पारिवारिक परिस्थितियों को नियंत्रित करके उसे संयुक्त परिवार का महत्व समझाते हैं। अब हम एकांकी का सार पढ़ते हैं। तो इस एकांकी में 3 दृश्य हैं, तीनों का हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो पहले हम देखते हैं पहला दृश्य। इस दृश्य में क्या है कि घर की महिलाएं बरामदे में बैठकर आपस में चर्चा कर रही हैं और उनकी चर्चा का विषय है छोटी बहू बेला और उसका व्यवहार, उसका अहंकार। देखिए, एकांकी का आरंभ बड़ी बहू और इंदू के संवाद से होता है। इंदू बहुत गुस्से में है। बड़ी बहू के पूछने पर वह बताती है कि छोटी बहू बेला अपने मायके के सामने किसी को कुछ नहीं गिनती। आज उसने घर में 10 साल से काम कर रही रजवा को काम से निकाल दिया। जब मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की तो वह मुझ पर भी नाराज़ हो गई। इंदू बड़ी बहू को यह बता ही रही होती है कि वहाँ छोटी भाभी इंदू की माँ आ जाती है। उसके साथ रोती हुई रजवा भी थी। रजवा छोटी भाभी से कहती है कि माँ जी, आप मुझे अपने पास रखिए, मैं आज से उनका काम करने नहीं जाऊंगी। छोटी भाभी रजवा को शांत करने की कोशिश करती है। उसी समय मैनली बहू हंसते हुए प्रवेश करती है। वह बताती है कि छोटी बहू ने अपने कमरे का सारा फर्नीचर निकालकर बाहर रख दिया और वह परेश से बोली कि मैं इन टूटी फूटी कुर्सियों को अपने कमरे में नहीं रहने दूंगी। परेश ने उसे काफ़ी समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी। अंततः परेश ही वहाँ से दादा के पास चला गया। मैनली बहू ने आगे कहा कि छोटी बहू की ज़बान बहुत चलती है। इसके जवाब में इंदू कहती है कि उसकी ज़बान ही ज़बान चलती है। दादा ने 4 कपड़े धोने को कहा था, वे गुसलखाने में पड़े गल रहे हैं। छोटी भाभी इंदू को कपड़े धोने का निर्देश देती है। पहला दृश्य समाप्त होता है। तो इस दृश्य में घर की महिलाएं आपस में चर्चा कर रही हैं, वो बेला के व्यवहार के बारे में आपस में चर्चा कर रही होती हैं। अब देखिए इसका दूसरा दृश्य। दूसरे दृश्य के आरंभ में मंझला लड़का करमचंद दादा के पैर दबा रहा है। इतने में बाहर बच्चों के द्वारा नल चलाने की आवाज़ आती है। करमचंद उन्हें डांटता है। दादा करमचंद को समझाते हैं कि बच्चों ने बरगद की पूरी डाल आंगन में लगा दी है
लेकिन लाख पानी देने पर भी उसमें सरसता नहीं आ पाएगी। हमारा परिवार भी बरगद के पेड़ की भांति ही है। यहाँ पर दादाजी करमचंद को संयुक्त परिवार के महत्व के बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं कि बरगद की पूरी डाल जो बच्चों ने आंगन में लगा दिया, उसमें वो पानी भी डाला है, लेकिन फिर भी वह पहले के जैसे फलने फूलने वाली नहीं है। इसी प्रकार परिवार से, संयुक्त परिवार से अगर कोई व्यक्ति अलग हो जाता है, एकल परिवार बना लेता है, तो वह संयुक्त परिवार के जैसा सुखी नहीं रह सकता। तो यहाँ पर संयुक्त परिवार के महत्व के बारे में दादाजी ने करमचंद को समझाया है। आगे करमचंद उनसे कहते हैं कि परेश के अलग होने की आशंका व्यक्त करते हैं। करमचंद दादाजी से परेश के अलग होने की आशंका व्यक्त करते हैं, क्योंकि करमचंद को इस बारे में जानकारी थी कि परिवार में क्या चल रहा है, उनके परिवार में क्या हो रहा है। उन्हें पता था कि घर की महिलाओं के बीच में आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर कहासुनी होती रहती है। जो बेला है वो आधुनिक ख्यालों की है, इसलिए वह परिवार के लोगों का सम्मान नहीं करती है। वह अपने आगे उनको कुछ समझती ही नहीं है, अपने मायके के आगे अपने ससुराल वालों को कुछ गिनती ही नहीं है। हर बात पर अपने मायके की प्रशंसा करती रहती है कि खाना पीना अच्छा होता है तो उसके मायके में होता है, लोग अच्छे से व्यवहार करने जाते हैं तो उसके मायके में जानते हैं, सामान अच्छा है तो उसके मायके में है। इन सब बातों को लेकर घर की महिलाएं भी उससे आपस में छोटी छोटी बात को लेकर कहासुनी करती रहती हैं। तो इस बारे में करमचंद दादाजी को बताता है। वह कहता है कि शायद परेश अब हमारे परिवार से अलग हो जाएगा। दादा के पूछने पर वह छोटी बहू के अहंकार के बारे में उन्हें बताता है। थोड़ी देर बाद करमचंद चला जाता है और परेश आता है। दादा परेश से उसकी पत्नी की समस्या के बारे में बात करते हैं। वे उसे समझाते हैं कि वह अपनी पत्नी को बाजार ले जाकर नए फैशन का सामान खरीदवा कर ले आए। परेश दादा को बताता है कि इस घर में बेला को कोई पसंद नहीं करता, सब उसकी निंदा करते हैं। तो जब दादाजी परेश को समझाते हैं तो परेश भी अपनी समस्या उन्हें बताता है कि इस घर में बेला को कोई समझने वाला नहीं है, सब उसका उपहास करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और सब उसकी निंदा करते हैं। परेश जो कि दादा मूलराज का पोता है और नायब तहसीलदार के पद पर जो सरकारी डिपार्टमेंट में कार्य करता है। अब वह अलग गृहस्थी बसाना चाहती है। वो दादाजी को बताता है, परेश दादाजी को बताता है कि बेला अपनी अलग गृहस्थी बसाना चाहती है। दादा उससे कहते हैं कि अलग हो जाना तो समस्या का आसान सा हल है, लेकिन मेरे जीते जी यह संभव नहीं है। मैं सबको समझा दूंगा, अब से कोई तुम्हारी पत्नी का तिरस्कार नहीं करेगा। परेश चला जाता है। दादा रजवा को बुलाते हैं और कहते हैं कि छोटी बहू को छोड़कर बाकी सबको बुलाकर ले आए। तो इस प्रकार परेश दादाजी को अपनी समस्या बताता है, लेकिन दादाजी परेश को अलग होने से रोक देते हैं और कहते हैं कि मेरे जीते जी तुम्हारा अलग होना संभव नहीं है। और वह कहते हैं कि मैं परिवार के लोगों को समझा दूंगा, और इसीलिए वह केवल छोटी बहू को छोड़कर घर की सभी महिलाओं को बुलाते हैं। दादा सबको समझाते हैं कि छोटी बहू बड़े घर की पढ़ी लिखी लड़की है, वह बुद्धि में हम सबसे बड़ी है, हम सबको उसका आदर करना चाहिए। अगर तुम में से किसी ने अब उसका निरादर किया तो इस घर से मेरा नाता सदा के लिए टूट जाएगा। वह मंगली बहू और इंदू को अलग से समझाते भी हैं। तो दादाजी अपने परिवार की सभी महिलाओं को समझा देते हैं कि आप इंदू से झगड़ा ना करें और उसका निरादर भी ना करें। तो इस प्रकार यहाँ पर एकांकी का दूसरा दृश्य यहाँ पर ख़त्म होता है। अब देखिए इसका तीसरा दृश्य। तीसरे दृश्य में बेला बरामदे में पुस्तक पढ़ रही है। वह अपने आप से कहती है कि पता नहीं कैसे लोग हैं इस घर के, कभी आपके जैसे गर्म और कभी मोम के जैसे कोमल। तभी उसकी सास आती है। वह बेला से कहती है कि तुम सही थी, तुम परेश के साथ बाजार जाकर इस फर्नीचर के स्थान पर नया फर्नीचर ले आओ। बेला के निवेदन करने पर भी वह बैठती नहीं है। कहती हैं कि तुम बैठो बेटी, मुझे घर के बहुत काम हैं, मैं तुम्हारा समय नष्ट नहीं करना चाहती। मैं तो इसलिए आई थी कि एक बार रजवा को झाड़ना बुहारना सिखा देना, फिर वह गलती नहीं करेगी। छोटी भाभी के चले जाने पर मंजली भाभी और बड़ी बहू आते हैं।
वे भी आकर रजवा की सिफारिश करते हैं और मैली भाभी कहती हैं कि मैंने एक अनुभवी नौकरानी खोजने के लिए कह दिया है। बेला उनसे बैठने के लिए कहती है, लेकिन वे भी नहीं बैठती। बेला शिकायत करती है कि आप मेरे साथ परायों का सा व्यवहार क्यों कर रही हैं, आखिर आप मेरे साथ क्यों नहीं बैठी, मेरे पास आप क्यों नहीं बैठती। बड़ी बहू चली जाती है, लेकिन बड़ी बहू इस बात का कोई जवाब नहीं देती है, वह चुपचाप चली जाती है। तभी कहे लगाती हुई अर्थात हंसते हुए मंझली बहू इंदु और पारो का प्रवेश होता है। वह हंसते हुए अपने पड़ोस में घटित एक घटना का जिक्र करती हैं। तीनों हंस रही होती हैं, तभी बेला को आते देखकर एकदम चुप हो जाती हैं। बेला आकर हंसने का कारण पूछती है। बेला जवाब न पाकर चुपचाप चली जाती है। इंदु और मंझली बहू आपस में बात करती हैं कि दादाजी ने हम दोनों को विशेष रूप से सतर्क रहने को कहा था। बेला परेश से कहती है कि मुझे मेरे मायके भेज दीजिए, यहाँ कोई मुझे समझता नहीं है, मैं किसी को नहीं समझती, सब मुझसे ऐसी डरती हैं जैसे मुर्गी के बच्चे बाज से, मुझे कुछ काम नहीं करने देती। परेश उससे कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि तुम क्या चाहती हो। परेश चला जाता है। बेला का प्रवेश होता है। वह पूछती है कि भाभी आप क्यों रो रही हो। बेला को उससे पता लगता है कि दादा ने सबको बेला का विशेष आदर करने का आदेश दिया है। इस प्रकार ये एकांकी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो तीसरे दृश्य में क्या होता है कि जब दादाजी परिवार की महिलाओं को समझा देते हैं कि वह बेला का निरादर ना करें, उसका समय बर्बाद ना करें, तो सभी महिलाओं का व्यवहार बेला के प्रति बदल जाता है। सब महिलाएं उसका आदर करने लगती हैं और उसका समय बर्बाद नहीं करती, उसकी हंसी भी नहीं उड़ाती हैं, उसके सामने बैठती भी नहीं हैं। उससे कहती हैं कि तुम बैठो और तुम अपना काम करो, हम तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो इस बदले हुए व्यवहार से बेला थोड़ी सी दुखी हो जाती है। उसे लगता है कि ये घर की बड़ी है, लेकिन फिर भी ये मेरा इतना ज़्यादा सम्मान कर रही हैं, तो उसको इस बात का भी बुरा लगता है और उसका व्यवहार भी परिवार के प्रति बदलने लगता है कि जब ये लोग मेरा इतना आदर सम्मान कर रहे हैं तो मुझे भी इनका आदर सम्मान करना चाहिए, और वह भी उन सभी का आदर सम्मान करती है। और इस बात की वह शिकायत अपने पति से भी करती है कि यहाँ के लोग मेरा बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, मतलब ये लोग मुझे समझते ही नहीं हैं। ये पहले मेरा बहुत ज़्यादा अपमान किया करते थे, अब मेरा इतना ज़्यादा सम्मान ये लोग करते हैं कि मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता। ये घर की जो बड़ी महिला हैं वो भी मेरे सामने बैठती नहीं और वह मुझसे परायों का सा व्यवहार करती हैं। तो इस बात का भी उसे दुख होता है। वह परेश से कहती भी है। तो परेश उससे कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर तुम क्या चाहती हो। लोग तुम्हारा अपमान करें तो भी तुम्हें बुरा लगता है, और यदि तुम्हारा सम्मान करें तो भी तुम्हें बुरा लगता है। इस बात पर बेला रोने लगती है और जब इंदु वहाँ आती है तो वह उससे पूछती है, जब बेला को रोते हुए देखकर इंदु उससे पूछती है आप क्यों रो रही हैं, तब वो उसे अपना कारण बताती है। बाद में इंदु से उसे पता चलता है कि दादाजी ने घर की सभी महिलाओं से कहा है कि वह बेला का सम्मान करें, इस कारण सभी आपका विशेष सम्मान करते हैं और आपके सामने कोई बैठता भी नहीं है, ना ही कोई ज़ोर ज़ोर से हंसता है। सभी लोग आपके सामने अच्छा व्यवहार करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर बेला को अपने मन में दुख होता है, आत्मग्लानि भी होती है और वह दादाजी के पास जाकर दादाजी से कहती है कि दादाजी आप नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति इस परिवार से अलग हो, लेकिन क्या आप ये चाहते हैं कि कोई व्यक्ति इस परिवार में रहते हुए भी दुखी रहे। और वह दादाजी से कहती है कि आप घर की सभी महिलाओं से कहिए कि वह मुझसे सामान्य व्यवहार करें, और इस प्रकार ये एकांकी ख़त्म हो जाती है। तो इसमें संयुक्त परिवार के बारे में बताया गया है कि एकल परिवार से अच्छी संयुक्त परिवार होते हैं और उनमें छोटी छोटी जो बातें होती हैं उन्हें हम आपसी बातचीत के द्वारा हल कर सकते हैं, उनको हम आसानी से सुलझा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एकांकी सूखी दाल एकांकी पूरी होती है। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसरों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।